प्रत्यारोप होत असतात की नेमकं शिरीषदादांच्या नेतृत्वामध्ये या 5 वर्षाचा विकास झाला नाही, निधीसाठी तुम्ही रडतात कशाला, कामं तुम्ही हिसकून घेतली पाहिजे होती. माझा यांना सर्वांना प्रश्न आहे की महायुतीच्या काळामध्ये आपल्याकडे किती गोष्टी बंद झाल्या याच्यावरती जर कधी आपण प्रश्न विचारला तर यांचे हातपाय कापायला लागतील. महायुतीच्या काळामध्ये साखर कारखानदारी बंद पडली, महायुतीच्याच काळामध्ये पेपर मिल बंद पडली, महायुतीच्याच काळामध्ये सूतगिरण्या बंद झाल्या, महायुतीच्या काळामध्ये चोपडा, खडका आणि आपल्या यावलमधली सूतगिरणी बंद झाली. या सगळ्या गोष्टी जाणीवपूर्वक बंद करण्याचं काम जे आहे ते महायुती सरकारने केलंय. फक्त धर्माधर्मामध्ये, जाती जातीमध्ये, समाजामध्ये, पंथामध्ये भेद निर्माण करायचे आणि त्यांना मतं मागायची, हा काही न्याय नाही. आणि अशा प्रकारची भावना जी आहे ती जनतेला आपल्याला समजून देण्याची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत आपल्याला पोहोचण्याची गरज आहे. आणि पोहोचून आपण सर्व ज्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित झालेले आहात, मला नक्कीच खात्री वाटते की तुम्ही सर्व पोहोचलेले असाल, पोहोचता आहेत. आणि आता हे शेवटचे दिवस, आपले शेवटचे 7-8 दिवस उरलेले आहेत. वैरीची रात्र आहे, डोळ्यात तेल टाकून काम करावं लागणार आहे. आणि मी सर्वांना विनंती करणार आहे, आवाहन करणार आहे की महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते म्हणून हे फक्त 7-8 दिवस तुम्हाला जीव द्यायचा आहे, काम करायचं आहे. आणि मी तुम्हाला फक्त आश्वासन एवढंच देतो की माझ्या आयुष्याचे पुढचे 30-40 वर्ष तुमच्यासाठी जीव द्यायला मी तयार आहे. महाविकास आघाडीचा आणि तुमच्या सर्वांचा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून काम करायला तयार आहे. एवढंच माझं एक युवक कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला विनंती आहे, युवक कार्यकर्ता म्हणून तुम्हाला सर्वांना आव्हान आहे. आपल्याला प्रतापगडी साहेबांचं भाषण जे, व्याख्यान जे आहे ते आणखीन मन लावून आपल्याला सर्वांना ऐकायचंय. पण ते ऐकण्याच्या आधी मला फक्त आपल्या सर्व बांधवांना एक गोष्ट आवर्जून सांगायची वाटते की बांधवांनो, बऱ्याचशा गोष्टी पसरवल्या जातात की इन्होंने हमारे लिए क्या किया, यांनी आमच्यासाठी काय केलं. हिंदीमध्ये कोणी विचारतं, कोणी मराठीमध्ये विचारतं. आणि जेव्हा हिंदी मराठीमध्ये फक्त भाषेचा फरक करेल, धर्माजातीचा फरक करणार नाही, पण या हिंदी मराठीमध्ये जेव्हा आपल्याला विचारलं जातं तर मला अभिमानाने सर्व बांधवांना सांगावं असं वाटतं की इम्रान प्रतापगडी साहेब जे महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधित्वावरती राज्यसभेचे खासदार झाले, मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की माझे वडील सुद्धा त्याच्यामधले एक होते ज्यांनी मतदान केलं होतं. आणि हीच आपल्या महाराष्ट्र राज्याची, हीच आपल्या जळगाव जिल्ह्याची, हीच आपल्या रावेर यावल परिसराची ओळख आहे. हीच आपली प्रामाणिक ओळख आहे की आपण जातीभेद, धर्मभेदवरती विश्वास करत नाही. सर्व धर्म समभाव, सर्व जाती धर्मांना सोबत घेण्यासाठीच आपण पुढाकार घेतो आणि अशाच प्रकारे आपण सर्व काम करतो. एवढंच मी आपल्या सर्वांना आवर्जून इथे सांगेल. आपण सर्व इतक्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित झालात, इतक्या वेळेपासून आपण प्रतापगडी साहेबांसाठी वाट पाहत होतो, एकही माणूस हल्ला नाही, त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि याच्या पुढे आपण प्रतापगडी साहेबांचं व्याख्यान ऐकूया, एवढंच तुम्हाला सर्वांना सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाडी. करीम सलार साहेबांचा काँग्रेसमध्ये इम्रान साहेबांच्या हस्ते आत्ताच प्रवेश होत आहे. आपण सर्वांनी त्यांचं स्वागत करावे. जो हर लफ्जों में एक नया अरमान रखते हैं, दिलों की धड़कनों में अपना मकाम रखते हैं, अज़ाए इमरान साहब इस मंच की रौनक बढ़ाए अपने अल्फाजों में जो पूरे हिंदुस्तान का पैगाम रखते हैं. हमारे मुख्य अतिथि माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, भारतीय राज्यसभा के युवा सांसद जो महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें करीम सलार साहब कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं. मैं उनका स्वागत करती हूं. और हमारे मुख्य अतिथि को विनती करती हूं कि वो सभा को संबोधित करें. एक बार करीम सर के लिए, करीम सर, करीम सर, धन्यवाद. मैं अहमद खान साहब जो अल्पसंख्यक विभाग के सेक्रेटरी आए उनका भी स्वागत करता हूं. किस शेर की आदम है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरके कोहन कांप रहा है. सभी लोग जोर से स्वागत करेंगे.
आज के प्रमुख पाहुणे का सब लोग जोर से स्वागत करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए हम जोर से एक बार तालियां बजाएंगे और इसी जज्बे के साथ में मैं साहब को बुलाना चाहता हूं और आपके साथ में रूबरू होंगे। सभी पीछे के लेफ्ट साइड के लोग इधर राइट साइड में आ जाए प्लीज। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। फैजपुर की यह तारीखी सरजमीन और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद यहाँ के नौजवान साथी, बुजुर्ग, माएं बहनें और राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारी जो साथी इधर उधर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि कुर्सियों पे बैठ जाएं। आपके अपने उम्मीदवार धनंजय शिरीष चौधरी जी, आपके आमदार शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी जी, माजी आमदार रमेश दादा चौधरी, आपके प्रभाकर अप्पा सोनवड़े जी जो चोपड़ा से आपके उम्मीदवार हैं, रोहिणी खटसे जी जो मुक्ताई नगर से आपकी उम्मीदवार हैं, यहां मौजूद इनायतुल्लाह खान साहब, साइमा जी, प्रभाकर अप्पा सोनवड़े जो चोपड़ा से उम्मीदवार हैं, उनका नाम तो मैंने ले ही लिया, प्रतिभाताई शिंदे, अब्दुल करीम सालार साहब, हारून नदवी साहब, गुलाम रजा साहब, मुकुंद सबकाले साहब, हाजी शब्बीर साहब, मुकेश एवले साहब, फरीद काजी बुरहानपुर से जो यहाँ एज ए प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हैदराबाद से ख्वाजा बिलाल नासिर साहब, और इस तपती दोपहरी में भी, धूप में भी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हमारे साथी। माइक थोड़ा बेहतर हो सके तो कर दें, इसकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब सी लग रही है। पहली बार आपके बीच में आया हूं फैजपुर वालों, और आया भी तो ऐसे मौके पर आया कि जब महाराष्ट्र इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है और आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ रावेर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ चोपड़ा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, न सिर्फ मुक्ताई नगर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। फैजपुर वालों, मैंने कहा ना पहली बार आया हूं और आज आने का मकसद एक चुनावी जलसा है, लेकिन उससे पहले मैं यहां खड़ा होकर के आपके आमदार शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खुसूसी तौर पर यह एतराफ करते हुए कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे देश की पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो शायद उन्हें यह इल्म था कि महाराष्ट्र से मेरा एक रूह का रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। और जब मेरी पार्टी ने यह फैसला किया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का महाराष्ट्र भेजा, तो वहां अपनी स्टाइल में, अपने अंदाज में टोपी लगा करके एक आमदार मुझे मिले जो आपके अपने आमदार हैं। आने वाली 23 तारीख तक, उसके बाद उनका बेटा आपका आमदार हो जाएगा। और जब वो मुझे मिले तो उनका एक एहसान है मेरे ऊपर, जिसका मैं एतराफ करना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में जब एक एक वोट की मारामारी होती है, खरीदने के लिए, बांटने के लिए, रिजेक्ट करवाने के लिए तरह तरह की साजिशें होती हैं, ऐसे में भी
शिरीष दादा मधुकर राव चौधरी साहब आगे आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, आप देश की राज्यसभा में जाएंगे, मेरा एक वोट आपके लिए हमेशा मौजूद है। तो आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, आपके मुद्दों पर वहां बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, तो उसकी बुनियाद में शिरीष दादा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहता हूं कि शुक्रिया की एक जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं। यहां हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, अलग अलग चैनलों के, लोकल मीडिया के जो साथी हैं, उन सबका भी मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। फैजपुर वालों, अगर आपको यह लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ आमदार चुनने का इलेक्शन है तो फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह इलेक्शन, इस इलेक्शन का परिणाम और इस इलेक्शन का मकसद कहीं बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि महाराष्ट्र को कोई दिल्ली में बैठ करके रिमोट से चलाएगा या महाराष्ट्र की आवाम महाराष्ट्र को चलाएगी। यह इलेक्शन तय करेगा कि अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो नेता संविधान बदलने के नारे लगा रहे थे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे उनके तमाम बड़े बड़े नेता हो जिन्होंने नारे लगाए थे कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, वो तो भला हो भारत की जनता का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश की आवाम का, जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि वह संविधान बदलने की बातें करना भूल गए। अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो पाए तो 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। एक बैसाखी छिटकी, सरकार की सांस अटकी। और महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली की हुकूमत है उसकी उम्र कितनी है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है और एक तरफ महायुति खड़ी है। याद करो, कोरोना के दौरान जब महाविकास अघाड़ी की सरकार सांसें बांट रही थी, इलाज बांट रही थी, दवाइयां बांट रही थी, राशन बांट रही थी, तब ये महायुति के लोग सरकार को गिराने की साजिशों में लगे हुए थे दिल्ली के इशारे पर। और एक दिन ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चलती हुई सरकार को धोखा देकर के, तोड़ करके गिरा दिया गया। फिर एक सरकार बनी जिसको मैं हमेशा धोखेबाजों की सरकार कहता हूं। मैं परसों एक मीटिंग में बोल रहा था कि यह धोखेबाजों की सरकार है, तो सामने बैठे एक साथी ने कहा कि इसमें एक चीज और जोड़िए, यह न सिर्फ धोखेबाजों की सरकार है बल्कि खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा यह सजेशन अच्छा है। यह धोखेबाजों की और खोखेबाजों की सरकार है और यह इलेक्शन उस गद्दारी का बदला लेने का इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास अघाड़ी ने, उद्धव साहब ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने अपना नुमाइंदा आपके बीच में भेजा है। लड़ाई सीधी महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहां भी आए थे, मैंने सुना, सिर्फ नफरत की बातें करके गए। आपको एक चीज याद रखना है रावेर वालों, कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे क्या हैं, बटोगे, कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आओ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। और ये भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े वादे करें तो समझ लेना कि इनसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई है नहीं। याद करो, इनके झूठ एक एक करके गिनाता हूं मैं। 2014 में इन्होंने नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है?
और फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के सामने आई कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। इन्होंने नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, और इधर 400 का सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा वालों से कहा कि भाजपा वालों, आपको कोई हक नहीं है कि आप गरीबों की बात करें, क्योंकि आप तो वो लोग हैं, आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, टैक्स लेती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है महंगाई और गरीबों की बात करने की। ये भाजपा के लोग झूठे लोग हैं। एक दिन प्रधानमंत्री जी मेरे सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बैठे थे, बोले मत बताना इमरान, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मुझे लगा बात तो सही कह रहे हैं, मैं चुप हो गया। इन्होंने नारा क्या लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां मातृशक्तियां बैठी हैं। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस नारे की सच्चाई क्या निकल के सामने आई कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, और जब उसकी जान चली गई तो उसकी लाश को रात के 2 बजे इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इन्होंने नारे लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस नारे की सच्चाई क्या हुई कि भारत के लिए ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब एक भाजपा के नेता के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी तो दिल्ली की पुलिस ने उन्हें दिल्ली की सड़कों पे घसीटा। यह है इनके नारों की सच्चाई। प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 15 अगस्त को देश के लाल किले पर खड़े हुए भाषण दिया उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, और भाषण देने के महज 2 घंटे बाद उसी 15 अगस्त को गुजरात में बिल्किस का बलात्कार करने वाले सजा काट रहे आरोपी न सिर्फ जेल से छोड़े गए बल्कि उनका फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया भाजपा वालों ने। यह है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए अगर ये आपके बीच में आए और कोई झूठा नारा लगाएं तो इनके नारों के झांसे में मत आना। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को या तो गुजरात से चलाया जाए या फिर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। अभी कल ही उद्धव ठाकरे साहब की बैग की जिस तरह चेकिंग की गई, ये मराठी अस्मिता को अपमानित करने की जो कोशिश की गई है, महाराष्ट्र उसका बदला लेके रहेगा। मेरे भाई, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिए तो यह सोच के जाइए कि यह इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का पूरा देश इंतजार कर रहा है। यह महाराष्ट्र की भूमि है, यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और वीर शिवाजी महाराज की भूमि है। इसे दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, इसे गुजरात से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के लोग सीधे सच्चे हैं, लेकिन खुददार लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, लड़ जाते हैं अपने लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद जब वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी, संत आदमी सड़क के किनारे चादर तान के बेखबर सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर अपने घोड़े से लाव लश्कर के साथ जा रहा था, उसे गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर आदमी के पास, संत आदमी के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। महाराष्ट्र के साथ क्या किया इन्होंने, आपने देखा ना। बदलापुर आपको याद है ना, पुणे का गैंगरेप आपको याद है ना। बदलापुर से बांद्रा तक जो हाल किया है इन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का, वो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं
कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार देश की महाभ्रष्ट सरकार है। इस सरकार को बदलने का समय आ गया। और ये जो महाविकास अघाड़ी की एकजुटता है, ये एकजुटता इस चुनाव में जो परिणाम देने जा रही है उससे पूरी भाजपा परेशान है। मैं परसों झारखंड में था चुनाव प्रचार में, मैंने उनको नारे लगाने दीजिए, वो जज्बाती आदमी हैं, इनको इसी तरह बिठा के चुप करा लीजिए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। सब सभाओं में तो ऐसे जोशीले लोग झंडा लेके आ ही जाते हैं मोहब्बत में, और झंडा तो उन्होंने आपका ही उठाया हुआ है। सब युवा लोग हैं, जोशीले लोग हैं, इनकी मोहब्बतों को सलाम करिए। ये भाजपा के लोग झूठ किस तरह बोलते हैं, इनके नेता, महायुति के नेता झूठ कैसे बोलते हैं। वो एक मिनिस्टर साहब भाजपा के महायुति के गए गांव में और गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले जल्दी आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं खत्म करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले आप लोगों की तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए। तो नेताजी ने कहा मिनिस्टर साहब ने कि आप 2 समस्या बताओ, हम अभी तुरंत आपकी दोनों समस्याएं समाप्त करेंगे। गांव वालों ने कहा साहब गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगे डांटने कि मैं इस गांव में आया हूं ऑफिसर्स, यहां गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव वाले नाराज हैं, मुझे कल तक यहां पर टेम्परेरी हॉस्पिटल बन जाना चाहिए वरना तुम सबकी खैर नहीं है। यह कहकर के उन्होंने फोन रख दिया। बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या तुरंत खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता, यह दूसरी समस्या है। ये इस तरह से झूठ बोलते हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। एक तरफ महायुति की गारंटी है और उनकी गारंटी क्या है कि अगर वो जीतेंगे तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी जीतेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये हमारी गारंटी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस इलेक्शन में हमारे जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं इनका साथ दीजिए। मैं बहुत दूर से चल के आया हूं और इतनी तपती दोपहरी में आप पिछले कई घंटे से, मेरा ख्याल है 3 घंटे से बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप उस मोहब्बत को निभाते हुए यहां बैठे हुए हैं और शिरीष दादा ने जितनी आपकी सेवा की है, बीमार रहे उसके बावजूद आपकी सेवा की है, और इनके साहबजादे धनंजय साहब, इनके बेटे, और मैं हमारे दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आ जाएं। आपके प्रभाकर अप्पा साहब, एक वादा आपसे करता हूं कि इस चुनाव में अपने एक वोट, अपने घर का एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पर जाइए। मैं आपका खासदार हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं राज्यसभा में। इन्हें आप आमदार बनाइए, इन्हें आप आमदार बनाइए। मैं खासदार हूं। मैं वादा करता हूं फैजपुर वालों, रावेर वालों, चोपड़ा वालों, आपसे, मुक्ताई नगर वालों, भुसावल वालों, भुसावल से भी हमारे उम्मीदवार राजेश मानोतकर, कांग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे, उनके यहां के लोगों से भी वादा करता हूं कि जो काम आप इनसे करवाना चाहेंगे ये करेंगे। निधि कम पड़ेगी तो मैं अपना साइन करके ब्लैंक लेटर पैड इनको दे दूंगा। जहां निधि की जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपका हूं, आपका अधिकार है मेरे ऊपर, आपका हक है मेरे ऊपर। और ये तो बहुत युवा हैं, नौजवान हैं। पहला कैंडिडेट मिला है जो मुझसे उम्र में कम है, वरना जहां भी जाता हूं मुझसे सीनियर लोग ही मिलते हैं। तो इनके लिए तो मैं और जोर से वोट मांगूंगा, और जोर से अपील करूंगा। और एक अपील आपसे मुझे जो खास तौर से करनी है, और यहां मेरे समाज के लोग बड़ी तादाद में बैठे हैं, मुझे उनसे भी अपील करनी है कि अकेले किसी एक समाज के वोट से न कोई आमदार बन सकता है, न कोई खासदार बन सकता है।
हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। एक समाज के वोट से काम नहीं चलता है। ऐसे में अगर आप एक वोट भी कहीं इधर उधर बर्बाद करते हैं तो उसका फायदा सीधे जो है वो भाजपा को जाकर के मिलेगा। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत दिल से की जाने वाली चीज का नाम नहीं है। दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल करिए और अपना एक भी वोट, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है, लड़ाई छोटी नहीं है। लड़ाई गांव की नाली और सड़क की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को, भारत के आईन को बचाने की है। जिस तरह के हुकूमतों के मंसूबे हैं वो बहुत खराब हैं। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठ के देखता हूं, मेरी उम्र भले कम है लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे वो तजुर्बा दिया है कि मैं वहां बैठ के महसूस करता हूं इस बात को। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये देखना है कि हमें महाविकास अघाड़ी की सरकार बनानी है। यह इलेक्शन सरकार बनाने का इलेक्शन है। यह इलेक्शन गुजरात से आए हुए व्यापारियों को यह बताने का इलेक्शन है कि आप जो महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां गुजरात ले जा रहे हैं, महाराष्ट्र उसका बदला लेने के लिए तैयार है। भाजपा के लोग आए तो उनसे पूछिएगा, शिंदेगढ़ के लोग आए तो उनसे पूछिएगा कि नागपुर में बनने वाली एयरबस की जो फैक्ट्री थी उसको उठा करके आप गुजरात क्यों ले गए। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में लगने जा रही थी उसे उठा करके गुजरात क्यों ले गए। यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 2014 में प्रधानमंत्री ने आकर किसानों के साथ चाय पर चर्चा की थी, वहां सैकड़ों किसानों ने अब तक खुदकुशी की, आत्महत्या की, प्रधानमंत्री कभी झांकने नहीं आए। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं मेरे भाई कि इस लड़ाई में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों का साथ दीजिए। कोई नाराजगी है, कोई मनमुटाव है, कभी फोन नहीं उठाया, कभी कोई काम नहीं हुआ, उसे एक किनारे रखिए। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल के अपना दामन फैला के आपसे यह कहने आया हूं कि इस चुनाव में सारी नाराजगी एक तरफ, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। इधर उधर एक भी वोट खराब नहीं करना है। कोई अपक्ष का आए आपको बोले कि भैया हम तो रिश्तेदार हैं, तो आप कहना भैया रिश्तेदारी है, आइए चाय पीजिए, घर पे बैठिए, खाना खाइए, लेकिन सियासी फैसले तो सियासी तरीके से किए जाएंगे, वहां जज्बात का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह मेरी आपसे अपील है, क्योंकि भाजपा जब सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती ना तो दूसरे तरीके अपनाती है। वो क्या करती है कि दबाव डाल के लोगों को कहती है कि आप उठ जाओ। लोग उठ जाते हैं, थोड़ा सा फायदा, लेकिन उस थोड़े से फायदे का नुकसान कितना बड़ा होता है वो सोच भी नहीं पाते। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, आप देख रहे हैं ना कि यहां किस तरह से भाजपा ने जोर लगाया हुआ है। होम मिनिस्टर खुद आके गए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन रावेर वालों अब इस बार भाजपा का कोई बड़ा नेता है तो उन्हें बताना कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। उन्हें ये एहसास दिलाना कि नहीं, ठीक है मुझे मालूम, हाँ वो भी करेंगे चाचा, अभी ऐसे थोड़ी जा रहा हूं मैं। दादा आप बैठो, आप भी बैठो, मैं फिर बुला लूं। आप बैठो, मैं बुला लेता। हाँ नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं सांसद हूं, मतलब शायर पहले हूं, सांसद बाद में हूं, मैं तो भूल ही गया था। जब तक शायरी वारी नहीं सुना के जाऊंगा मुझे लगेगा कि मेरा आना जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। देखिए आजकल तो मैं जहां भी जाता हूं ना, बस देश के प्रधानमंत्री को उनके नारे याद दिलाता हूं, उनके भाषण पुराने याद दिलाता हूं। एक दिन तो पार्लियामेंट में मैं खड़ा हुआ,
मैंने कहा आपको याद है, आप 2014 में कहते थे कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। हमने कहा भूल गए आप। मैंने वहां खड़े होकर पूछा, अब यहां आपको सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुनव्वर खान साहब हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो जिला चेयरमैन हैं, बाकी जो साथी हैं, सबका स्वागत करता हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं शिरीष दादा, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं कि अमित शाह जी इनसे मिल जाएं तो ये उन्हीं को उल्टा समझाते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए आप? मुझे लगना चाहिए कि मैं फैजपुर में खड़ा हूं, रावेर में खड़ा हूं, थके नहीं हैं आप लोग। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं भाई, मतलब सैल्यूट आपको। चाय नाम ले लो, आपको बिना पिए ही स्वाद आ जा रहा है। ये है रावेर के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो फिर आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा और फिर आपको स्वाद असली वाला आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए। मैं पढ़ता हूं ये पंक्तियां कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। किसी झांसे में नहीं आना, किसी धोखे में नहीं आना है, बस एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन की आंख, जो अर्जुन का तीर है, उनकी आंख जो है ना, वो बस मछली की तरफ देखती थी। बिल्कुल उसी तरह एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये इलेक्शन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का इलेक्शन है। महायुति की महाभ्रष्ट सरकार से महाराष्ट्र को मुक्ति देने का समय है ये चुनाव। इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए। मैं पहली बार आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, फिर आऊंगा आपके बीच में। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। मैं सियासत की दुनिया का आदमी नहीं था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से पूरी दुनिया में अलग जगाने की कोशिश करता था। फिर मुझे लगा कि एक ऐसा समय है कि अगर आपके कलम ने इंकलाब नहीं लिखा तो फिर आप कलम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे लगा कि जब कलम को नियंत्रित करने की कोशिश सियासत के गलियारों से की जा रही है तो चलते हैं उसी सियासी गलियारों में और सियासत को बर्बाद और बदनाम करने वालों की नाक में दम करते हैं। मैं देश की पार्लियामेंट में हूं आपकी दुआओं से, आपकी वजह से, महाराष्ट्र की वजह से देश की पार्लियामेंट में हूं। आपने चुन के शिरीष दादा को असेंबली में भेजा, फिर इन्होंने चुन के मुझे देश की पार्लियामेंट में भेजा। तो बुनियाद में तो आप ही हैं।
नींव में तो आप ही हैं, वो अलग बात है कि हम नींव के पत्थर हैं, दिखाई नहीं देते। आप भले डायरेक्ट ये ना माने कि आपकी वजह से हूं, लेकिन सच में हूं मैं आपकी वजह से। और अब जब शिरीष दादा ने मेरे ऊपर एहसान किया है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं इनके एहसान का कर्ज उतारूं। मैं इनके एहसान का कर्ज उतारने के लिए आज यहां आया हुआ हूं। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पिता जिनके सपने देखता है। मेरे पिता ने भी, मेरे वालिद ने कुछ ऐसे सपने देखे रहे होंगे जो वो पूरे नहीं कर पाए, तो वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसे पूरा करूं। मुझे ठीक मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि जो सपने शिरीष दादा ने देखे हैं उसको आगे चल करके अपने नए कंधे पर, अपने नौजवान कंधे पर उस जिम्मेदारी का बोझ लेकर के इनका बेटा आगे चलेगा। मुझे पूरा यकीन है। इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे दुश्मनों को ये खबर कर दो कि बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। और मुझे पूरा यकीन है ये जब आमदार बन के पहुंचेंगे तो असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर अगर अपनी सरकार से भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो ये लड़ेंगे, और मैं देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पे खड़ा होकर लड़ूंगा। बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। वो बहुत अच्छी बात कहने आए थे कि आदिवासी समाज के साथ भी भाजपा जो कर रही है उसके बारे में भी बोलिए। सच्चाई ये है कि आदिवासियों को तो आदिवासी मानती ही नहीं भाजपा। क्या कहती है? बनवासी। आप भाजपा के नेताओं के भाषण सुन लीजिएगा, वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते, क्योंकि आदि का मतलब है बहुत पुरातन से, यानी कि इस जमीन का असली मालिक, इस जमीन पे सबसे पुराने समय से रहने वाला आदिवासी है। लेकिन भाजपा क्या कहती है? बनवासी, मतलब जंगल में रहने वाला। सीधे सीधे अपमानित करने का प्रयास करती है। ऐसे में इस इलाके के और पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, अगड़े समाज से, नौजवानों से, महिलाओं से हम सब से अपील करते हैं कि इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकिए जो दिल्ली के इशारे पे उठती है, दिल्ली के इशारे पे बैठती है। यहां वो सरकार चलेगी जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के इशारे पर, उनके संविधान के हिसाब से चलेगी। मैं अंत में आपको एक कविता सुना के जाता हूं, क्योंकि इसके बाद अभी 3 सभाओं में और पहुंचना है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में जब नया नया पहुंचा 2 साल पहले, तो थोड़ा नौजवान व्यक्ति में ज्यादा जोश होता है ना, तो पार्लियामेंट में ज्यादा चीख चिल्ला रहा था। सस्पेंड कर दिया एक दिन। वो भी धनंजय भी होंगे, आप देखते रहिएगा भविष्य में। नौजवानों का मामला ही ऐसा होता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम नौजवान लोग हैं, हम ज्यादा तेजी के साथ लड़ते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं सस्पेंड किए गए, 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड किए गए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष की आवाज सुनना पसंद नहीं था, इसलिए 146 सांसद एक झटके में लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड हुए। हम बाहर निकले तो मीडिया के बंधु बाहर परिसर में खड़े थे पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए, बड़ा व्यंग किया, तंज किया। तो मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो खुद की नजरों में गिर जाते। मुझे खुशी है कि हम सस्पेंड हुए हैं, हमारा नाम बुजदिलों में नहीं बल्कि बहादुरों में लिखा जाएगा। तो बोले आप तो साहित्यकार हैं, आप तो शायर हैं, आप अपनी भाषा में बताइए। मैंने वही एक नज्म कही, वो आपको सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना अगली 2 लाइन पे। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और मैंने कहा ना, मैं सांसद बाद में हूं, साहित्यकार पहले हूं, शायर पहले हूं। जो कह के जा रहा हूं ये आने वाले दिनों में सच साबित होगा कि हर सितम का जवाब आएगा,
देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथी लाइन पे फैजपुर वालों, रावेर वालों, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। आप यहां निष्पक्षता से एक बात सोचिए, भाजपा के नेताओं के भाषण सुनिए और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के भाषण सुनिए। हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। उनके यहां जाओ, कटोगे बटोगे, मार देंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, अजीब अजीब बातें कर। कितना तनाव है उनके यहां। हम कितनी मोहब्बत के साथ बात कर रहे हैं, प्रेम के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धनंजय आप इधर आओ। हमारे चोपड़ा के जो प्रत्याशी हैं प्रभाकर जी, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं। और मैं, आप भी आएंगे दादा, आप भी हाथ उठाएंगे? मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद एक एक आदमी अपना हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए, आने वाली 20 तारीख को जब आप घरों से बाहर निकलिएगा ना, हाथ अभी नीचे मत ले जाइए, थक गए क्या इतनी जल्दी? मैं उठा के खड़ा हूं ना। जब बाहर निकलिएगा ना तो ये सोच के जाइएगा कि महाविकास आघाड़ी को दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक एक वोट उद्धव ठाकरे साहब को मिलेगा, शरद पवार साहब को मिलेगा। आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा।